प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से क्लास 11th में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। अभी सभी आप नए नए हो, आपने शायद चयन कर लिया होगा 11th में अपने को कृषि संकाय लेना है। इस संकाय का मुख्य 3 टॉपिक्स होते हैं। 3 टॉपिक बोले या 3 यूनिट बोले। फर्स्ट होती है एग्रोनॉमी, सेकंड हॉर्टिकल्चर, इसे बोलते हैं सस्य विज्ञान हिंदी में, सस्य विज्ञान। और सेकंड है उद्यान विज्ञान। थर्ड है एनिमल हस्बेंड्री, जिसे बोलते हैं पशुपालन विज्ञान। आज के दौर को देखते हुए एग्रीकल्चर संकाय में आने वाले समय में बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे से प्राइवेट सेक्टर हो चाहे से सरकारी क्षेत्र हो। जॉब के खुले आसार हैं। तो आप लोगों के चयन के अनुसार आज अपन चर्चा करेंगे एग्रोनॉमी में। फर्स्ट है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। इसके बेसिक और कंसेप्ट्स। सस्य विज्ञान में सस्य विज्ञान का मीन्स होता है सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों एवं विधियों के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या है? कृषि विज्ञान की वह शाखा, कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन एवं भूमि प्रबंधन के सिद्धांत एवं विधियों का अध्ययन किया जाता है। क्या है? सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है, वह ब्रांचेज है जिसके अंतर्गत भूमि प्रबंधन एवं फसल उत्पादन के सिद्धांत एवं विधियों के बारे में विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। फिर सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी एक लैटिन भाषा शब्द है, एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसमें एग्रोस प्लस नोमोस। एग्रोस में फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन, नोमोस मीन्स टू बी स्टडी, उसका अध्ययन करते हैं। अब अपन किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बेसिक कंसेप्ट, उसके आधार क्या हैं, उसका सिस्टम सेटअप करने के लिए उसके सभी रूल रेगुलेशन और उसका जो मेन बेस पार्ट है उसको क्लियर करते हैं। तो एग्रीकल्चर का कोई भी सिस्टम सेटअप करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले अपने को चाहिए सोयल। सोयल मीन्स मृदा। मृदा आज अपन सब जानते हैं संसार का सबसे आधार क्या है? मृदा ही है, क्योंकि पृथ्वी की जो धरातल है वो किससे बनी है? इसी से बनी है। अब मृदा क्या होती है? पृथ्वी या धरातल का वह ऊपरी सतह है जो चट्टानों के अपक्षय है, मतलब टूटने से और रासायनिक पदार्थों के अपघटन से बनी है। तो क्या है मृदा? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह जो रासायनिक जैविक
अपघटन एवं चट्टानें, रॉक्स, चट्टानों के अपक्षय से बनी है। क्या है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जो रासायनिक जैविक अपघटन या फिर चट्टानों के अपक्षय से बनी है, जिसमें सभी क्या शामिल है? जिसमें सभी जीव जंतुओं एवं पौधों के अवशेष शामिल हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जो रासायनिक जैविक अपघटन एवं चट्टानों के अपक्षय से बनी है, उसमें क्या शामिल है? सभी जीव जंतुओं के अवशेष, पौधों के अवशेष, फसल अवशेष सभी शामिल हैं। अब फिर बात करते हैं सॉइल की। सॉइल शब्द किससे बना है? सॉइल वर्ड एंग्लो नॉर्मन एक भाषा है या फिर लैटिन वर्ड, इसको आप लैटिन नहीं कह सकते, एंग्लो नॉर्मन को एंग्लो नॉर्मली कह सकते हैं। एंग्लो नॉर्मन भाषा के सोलम शब्द से बना है। सोलम जिसका मीन्स होता है धरातल की ऊपरी तय। तय मीन्स लेयर, मतलब धरातल की सबसे ऊपरी लेयर क्या होती है? सॉइल होती है। फिर बात करते हैं सॉइल की। सॉइल साइंस कृषि विज्ञान के वह कौन सा शाखा है जिसमें मृदा के बारे में अध्ययन करते हैं? तो उसे बोलते हैं पेडोलॉजी। पेडोलॉजी एग्रोनॉमी की वह ब्रांचेज, एग्रोनॉमी की वह शाखा जिसके अंतर्गत मृदा विज्ञान के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अर्थात मृदा का अध्ययन, मृदा विज्ञान। और मृदा विज्ञान क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। सीधी सी बात है, मृदा का अध्ययन किसमें करेंगे? मृदा विज्ञान में। और मृदा विज्ञान क्या कहेंगे? पेडोलॉजी। अब फिर बात करते हैं भारत की। भारत में ऐसा कहाँ है, कौन सा संस्थान है जहाँ सिर्फ मृदा के बारे में ही रिसर्च होता है? तो वो एक इंस्टीट्यूट है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस कहाँ है? भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, भोपाल मध्य प्रदेश, भोपाल MP। पूरे भारत में कहाँ है कि एक ही जगह है सिर्फ, कौन सी जगह है? भारतीय मृदा विज्ञान अनुसंधान संस्थान भोपाल MP में, जहाँ से इसके बारे में जो भी है विस्तृत रिसर्च, कोई भी न्यू एडप्शंस कहाँ से आते हैं? MP, भोपाल MP से। फिर बात करते हैं मृदा के संगठन के बारे में। भाई मृदा किससे बनी है, किससे मिलकर बनी है, क्या है, जो भी है कंसेप्ट, अपन उसके बारे में अभी चर्चा करते हैं। मृदा का संगठन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द्रव्य पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उसी के अकॉर्डिंग मृदा की भी 3 ही अवस्थाएं होती हैं। तो 50% तो क्या होता है? ठोस, सॉलिड। और 50% में एयर एंड वाटर दोनों आ गए इसके अंदर। तो इसके आयतनात्मक संगठन की बात करते हैं।
आयतनात्मक संगठन, मृदा का आयतनात्मक संगठन मतलब पूरी 100% में कौन सा भाग कितना परसेंट है उसका अलग अलग रेशो निकालेंगे। तो ये एक मृदा का पिंड है, इसमें 50% तो क्या है ठोस और 50% द्रव्य, मतलब 50% ठोस और 50% में आ गई एयर एंड वाटर। तो ये तो हो गया 50%, 25% मृदा जल, और ये 25% आ गया मृदा वायु। इसमें 45% खनिज पदार्थ, और ये 5% जीवांश पदार्थ। 5% जीवांश पदार्थ, 25% तो क्या हो गया मृदा जल, 25% मृदा वायु और 45% खनिज पदार्थ और 5% जीवांश पदार्थ। अब इनके बारे में एक बारे में चर्चा करेंगे। इस मृदा जल, मृदा में मृदा कणों के बीच में, मृदा कणों के बीच में उपस्थित जो स्पेस होता है उसके अंदर क्या होता है जल भरा हुआ होता है। मृदा कणाकार या मृदा कणों के बीच मृदा कणों के बीच उपस्थित रंध्रावकाशों में जल भरा होता है। अच्छा, मृदा जल की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि पौधे को अपनी वृद्धि के लिए क्या चाहिए? मृदा जल। मृदा जल मृदा में उपस्थित सभी लवणों एवं आयंस को मृदा विलयन में घोलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। मृदा में उपस्थित जल मृदा में सभी लवणों, खाद्य पदार्थों, आयंस, खनिज पदार्थों आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर घोलकर ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त इसी कार्य को क्या करता है? पौधे की जड़ों को उपलब्ध कराकर पौधे वहाँ से उसको पोषण के रूप में ग्रहण करते हैं। अब इसकी सांद्रता की बात करते हैं। सांद्रता, मृदा जल की सांद्रता जिसमें लवणों की मात्रा किस पे डिपेंड होती है? वाष्पीकरण, वर्षा आदि पर निर्भर करती है। क्योंकि लवणों की सांद्रता अधिक होगी, यदि वाष्पीकरण हो गया तो लवणों की कंसंट्रेशन अधिक मात्रा में होगी, वर्षा हो गई तो उनकी कंसंट्रेशन कम मात्रा में होगी। तो किस पे डिपेंड करता है? इसी के ऊपर डिपेंड करता है, वाष्पीकरण और वर्षा के ऊपर डिपेंड करता है। और मृदा जल पौधों के लिए क्या है? मृदा जल पौधों की वृद्धि के लिए, मृदा जल पौधों की वृद्धि हेतु अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद सेकंड मृदा वायु। मृदा वायु
सॉइल एयर। मृदा में उपस्थित कणों के बीच में जो वायु होती है, जहाँ जल के बढ़ने से वायु बाहर और जल इनटेक, मतलब कणों के बीच में जो स्पेस है, या हवा भरी होती है, जैसे जल प्रवेश करेगा हवा बाहर निकल जाती है। यदि मृदा में कम होगा तो वायु अधिकता से होगी। तो वायुमंडल की अपेक्षा मृदा वायु में, वेरी इंपॉर्टेंट, वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में CO2 की मात्रा अधिक होती है। वायुमंडल की अपेक्षा मृदा में CO2 की मात्रा अधिक होती है एवं ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल की अपेक्षा कम होती है। वायुमंडल में क्या होता है? वायुमंडल सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन होगी, उसके बाद में ऑक्सीजन, फिर CO2, फिर लिक्विड जो भी गैसें हैं। तो मृदा में क्या होगा? सर्वाधिक मात्रा में CO2, फिर मृदा वायु, जहाँ मृदा वायु प्रेजेंट होगी वहाँ मृदा जल एब्सेंट। तो इसकी अधिकता, मृदा वायु की अधिकता एवं कमी मृदा जल के ऊपर क्या होती है? डिपेंड होती है। मृदा में उपस्थित वायु की मात्रा मृदा जल के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि जब कणों का आकार मोटा होगा तो उसमें क्या होगी? वायु की मात्रा अधिक होगी। तो वायु की मात्रा अधिक होने से उसमें जब पानी का भराव होगा तो वायु की मात्रा पानी के भराव के कारण कम हो जाएगी। फिर है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू, खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ जिसे बोलते हैं अपन पौधों के लिए मिनरल्स जो भी आते हैं ना, इसी में आते हैं सारे। मृदा में 90% सिलिका, आयरन एवं एल्यूमिनियम आयंस होते हैं। क्या होते हैं? मृदा में 90% मात्रा में क्या होते हैं? सिलिका, आयरन एवं एल्यूमिनियम आयंस होते हैं। बाकी 10% में कैल्शियम, पोटास, फास्फोरस, मैग्नेटाइट्स आदि की मात्रा होती है। अब ये कहाँ से आते हैं खनिज पदार्थ? ये चट्टानों के अपेक्षा, चट्टानों के अपक्ष, अपक्ष मीन्स रॉक्स चट्टानों का आपस में टूटना, वो जैसे केमिकल्स हो, चाहे से वो जैविक हो, चाहे से वो नेचुरली जैसे भी हो, चट्टानों के अपक्ष से इनका निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? मोस्टली 90% सिलिकॉन आयंस, 10% कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम आयंस। फिर है जीवांश पदार्थ। जीवांश के मीन्स क्या होता है? जीव जंतुओं के अवशेष। जीवांश पदार्थ पृथ्वी पर सभी को पता है, पृथ्वी पे जीव जंतु रहेंगे, उनके अवशेष भी आएंगे। तो जीवांश पदार्थ में क्या आएगा? इनकी मात्रा क्या होती है? सिर्फ 5%। इसमें जीव जंतुओं के अवशेष, जीव जंतुओं के अवशेष, फसल अवशेष, सभी बचा हुआ वेस्ट मटेरियल, मतलब फसलों और जीव जंतुओं का बचा हुआ जो वेस्टेज मटेरियल है वो किस में आएगा? जीवांश पदार्थ में। ये जीवांश पदार्थ पौधों की वृद्धि एवं अपने एग्रीकल्चर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर है मृदा की पूरी मृदा, पेडोलॉजी। मृदा विज्ञान का अध्ययन किस करते हैं? पेडोलॉजी में, अर्थात मृदा का अध्ययन जिस भी शाखा में करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। अब बात करें फादर ऑफ सॉइल साइंस। फादर ऑफ सॉइल साइंस अर्थात पेडोलॉजी के जनक, मृदा विज्ञान के जनक कौन है?
मृदा विज्ञान के जनक वीवी डाकुचेव। कौन है ये साइंटिस्ट है? डॉक्टर वीवी डाकुचेव। फिर है मृदा का वर्गीकरण। अच्छा, मृदा का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो इसका आधार क्या लिया? इसका मेन भाई अपन किसी चीज़ को बांटेंगे तो किस भाग में बांटेंगे? कोई ना कोई आधार होगा ही बांटने का, तो वो बांटेंगे मृदा कणाकार के आधार पर। मृदा कणाकार के आधार पर, मृदा कणाकार के आधार पर। मृदा कणाकार क्या होता है? मृदा में उपस्थित जो मृदा कण होते हैं उनकी आकारिकी, उनकी फिजियोलॉजी, उनका जो बाई मैन्युफैक्चरिंग है उसके आधार पर उनको बांटेंगे। सॉइल पार्टिकल्स है, उनका अरेंजमेंट है, उसके आधार पर। तो इसमें दो सिस्टम काम करते हैं मृदा कणाकार के आधार पर। मृदा कणाकार के आधार पर। फर्स्ट है ISS, इंटरनेशनल सॉइल, इंटरनेशनल सॉइल सिस्टम, सॉइल साइंस सिस्टम, इंटरनेशनल सॉइल साइंस सिस्टम, इंटरनेशनल सॉइल साइंस सिस्टम। ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। और सेकंड है USDA। USA क्या होता है? आपने पहले पढ़ा होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका या अमेरिकन राज्य, अमेरिकन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये तो क्या? इंटरनेशनल सॉइल साइंस सिस्टम। इसके आधार पर मृदा कणों के आधार पर मृदा को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। 4 भाग कौन कौन से हैं? फर्स्ट आ जाओ बालू। सेकंड, इस बालू को 2 भागों में बांट दिया। बालू इसे बोलते हैं महीन बालू और इसे मोटी बालू। फिर है सिल्ट और फिर फोर्थ है क्ले, इसे बोलते हैं मृत्तिका। और इसे बांटा गया 8 भागों में। 8 है इसके। मोटी बालू, सेकंड है मध्यम बालू, थर्ड है महीन मध्यम बालू और फोर्थ है महीन बालू और फिफ्थ बालू। सिक्स्थ है वही सिल्ट, सेवंथ है क्ले या मृत्तिका और लास्ट की 8वीं है कोलोइड। मतलब इसमें कोलोइड नहीं, इसमें कोलोइड है। ये सिस्टम, बस ये डिफरेंस है। अब बात करें इनकी डस्ट पार्टिकल साइज, इनकी कणा की आकार। तो अपन पहले कौन सिस्टम था? ये अमेरिकन सिस्टम और ये इंटरनेशनल सिस्टम। तो अपन इसके बारे में बात करेंगे। इसे 4 भागों में बांटा गया था। सबसे बारीक कौन सी होती है?
सबसे बारीक, उल्टा लेंगे इसे, तो तीसरी कौन सी थी? क्ले, जिसे बोलते हैं मृत्तिका। इसके कणों का आकार कणाकार 0.002 mm से कम, अर्थात सबसे बारीक कणाकार वाली मृदा कौन सी होती है? क्ले या मृत्तिका। तो कणाकार कम होगा तो इसमें क्या होगा? जल भरण क्षमता, जल धारण या जल भरण क्षमता सर्वाधिक होती है इसकी, जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। फिर सेकंड थी सिल्ट। तो इसकी डस्ट पार्टिकल साइज इससे बड़ी, तो 0.002 mm से 0.02 mm तक। तो इससे बढ़ता हुआ रूप यही आ गया इसका। तो इसमें क्या होता है? इसके कणों का अगर मध्यम होता है तो इसमें जल धारण क्षमता भी मध्यम ही होती है, जल धारण क्षमता मध्यम होती है। फिर आती है बालू या फिर महीन बालू। इस कणों का आकार इससे बढ़ता हुआ रूप ये था और इससे बढ़ता हुआ रूप आने वाला आएगा। तो 0.02 से 0.2 mm तक। और ऐसे कणों का अगर बड़ा होता है तो कणों का अगर बड़ा होने से क्या होता है? इसमें जल धारण क्षमता तो अधिक, परंतु जल का रिसाव अधिक मात्रा में होता है। फिर फोर्थ है बालू। इसका कणाकार 0.2 mm से 2 mm तक। कणों का आकार बड़ा होने से, कणों का आकार बड़ा होने से इस मृदा में जल का रिसाव अत्यधिक होता है, जल का रिसाव अत्यधिक होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ISS इंटरनेशनल सॉइल साइंस सिस्टम, इसके थ्रू 4 भागों में बांटा गया। सबसे बारीक मृदा कौन सी होगी? क्ले मृदा या मृत्तिका। इसका कणाकार 0.002 mm से कम। तो कणाकार कम होने से क्या होगा? कणों में जब पानी कणों के संपर्क में आएगा तो उसकी जल धारण क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। सिल्ट सेकंड, इसके कणों का आकार मतलब क्ले से बढ़ता हुआ रूप है, 0.002 mm से 0.02 mm। जल धारण क्षमता क्या होगी इसकी? मध्यम। थर्ड है बालू, जिसे बोलते हैं रेतीली, 0.02 से 0.2 mm तक। इसकी जल धारण क्षमता तो अधिक होती है, परंतु जल कणों का आकार बड़ा होने से जल का रिसाव तीव्रता से होता है। फोर्थ है बालू, कणाकार 0.2 mm से 2 mm तक। तो इसका बड़ा होने से क्या होगा? इसमें जल का रिसाव अत्यधिक मात्रा में होता है।